आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 6 क्रमचय और संचय इसकी प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को समझ रहे हैं। आप में से ज्यादातर बच्चों ने पूरी प्रश्नावली लगा ली है, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ही है, तो इसको हम समझा देते हैं। और एग्जाम्पल हमारे हो ही गए थे। एग्जाम्पल में भी अगर कोई आपसे नहीं आया हो तो आप उसको बताना। लगा है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल में तो नहीं है किसी में कोई प्रॉब्लम, तो चलो उसको समझाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्रमचय वाले सूत्र पर पहुंचेंगे, है ना। तो इसको कैसे करना है हल देखें। इसको सरल ही है। 1/6 धन 1/7 बराबर x/। अब एक काम करते हैं, इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल है 6। सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है? तो सभी को फैक्टोरियल 6 तक ले आते हैं। तो फैक्टोरियल 6 धन इसको लिखेंगे 7 गुणित फैक्टोरियल 6 और बराबर इसको लिखेंगे x/8 गुणित 7 गुणित फैक्टोरियल 6। ठीक है ना। अब हमने 1/6 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1/7 और यहाँ पर आएगा x/8 56 गुणित फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 1/6 का क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 एलसीएम ले लो, 7 एकम और यहाँ पर x/56 गुणित फैक्टोरियल 6 गुणित फैक्टोरियल 6/1 इसका पक्षांतर कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या होंगे अब, तो 7 1 8 8/7 बराबर 8/x/56। ठीक है। अब क्या करेंगे इसका गुणा कर दो, तो 8 गुणित 56 बराबर 7 गुणित x। अब यहाँ पर 8 गुणित 56/7 बराबर x। 7 8 8 यहाँ, तो x का मान कितना है 64 है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर x का मान 64 अर्थात 64 है। सबको समझ में आ गया? तो ज्यादा कठिन नहीं है ये सवाल। आप देखते हैं। अब आप प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 देखें। तो प्रमेय 1 में तो कुछ नहीं है। प्रमेय 1 में क्या लिखा है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को NPR से निरूपित करते हैं और NPR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है ना। तो प्रमेय 1 दे रही है, मतलब मैं आपको यहाँ बता दूं प्रमेय 1 में एक प्रकार से ये चीज लिखी है। देखो प्रमेय 1 में है कि NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। ये इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? NPR का। क्या हम कल पढ़ चुके थे? यही इस बात का सूत्र है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या या विन्यासों की संख्या NPR होती है। क्या? n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी होती है NPR। NPR का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है ना। प्रमेय 2 दी है, अगर n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाए और जबकि पुनरावृत्ति की छूट हो, पुनरावृत्ति की, तो कुल क्रमचयों की संख्या होगी n⁻r। कितनी होगी? अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के हमें विन्यास बनाने हो और पुनरावृत्ति की क्या हो, छूट हो, तब कुल विन्यासों की संख्या या क्रमचयों की संख्या कितनी होगी n⁻r। प्रमेय नंबर 2 में देखो, प्रमेय 2 में मिल गया, यही लिखा है। एक चीज लिखी है नहीं लिखी है? लिखी है ना। हाँ लिखी है तो ठीक है। अब प्रमेय 3 में लिखा है, अगर n विभिन्न वस्तुओं में से को n वस्तुओं से अगर हम
विन्यास बनाए और उसमें p वस्तुएं एक जैसी हो तो विन्यासों की संख्या होगी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p। ठीक है ना। प्रमेय नंबर कौन सी? 3। मिल गया सभी को। क्या लिखा है इस प्रमेय में? यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं कैसी हो? एक प्रकार की, माने समान हो, एक सी हो, तब इनसे बनने वाले क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल। अब प्रमेय 4 में इसी का विस्तृत रूप है, इसी का प्रमेय 4 में इसी का विस्तृत रूप है। प्रमेय 4 में लिखा है अगर n वस्तुओं में इसमें P1 एक प्रकार की, P2 दूसरे प्रकार की, P3 तीसरे प्रकार के डॉट 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 इस प्रकार से हो, तब उनसे बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3 इंटू डॉट 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 फैक्टोरियल Pk तक। ठीक है ना। माने जितने जितने प्रकार की जो जो वस्तुएं होंगी उससे भाग देते जाना है। तो क्या कह रहा है कि n वस्तुओं में P1 एक प्रकार की हो, P2 दूसरे प्रकार की हो, P3 तीसरे प्रकार की हो, तब इनसे बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, साहेगढ़ SHAHGARH। मैं आपसे कहूं कि साहेगढ़ के सभी अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे? कितने? देखो आंसर क्या होगा। इसमें कितने अक्षर हैं? 2 4 6 8, तो फैक्टोरियल 8 बटे एस कितने बार आया है? एक ही बार। एच कितने बार आया है? तो फैक्टोरियल 3 से भाग देंगे गुणित ए कितने बार आया है? फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे, और जी एक ही बार है, बाकी सब ठीक है ना। तो ये फिर में लग गई। अब आई बात समझ में कि आपसे कोई पूछे कि साहेगढ़ शब्द के अक्षरों से कुल कितने क्रमचय बनेंगे सभी को एक साथ लेकर के, तो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 का भाग क्यों दिया? क्योंकि एच कितने बार है? 3 बार है। फैक्टोरियल 2 से भाग क्यों दिया? ये दो बार। तो कौन सी प्रमेय लग गई? 4 नंबर का प्रयोग हो गया। और 4 और 3 एक ही है ना? हाँ एक ही है भाई। ये विस्तृत रूप में लिखी है, ये वाली शॉर्ट फॉर्म में की, एक ही प्रकार के अपनी प्रकार के अकेले हैं। तो ये आपको 4 प्रमेय दी है, एक्चुअली में 4 सूत्र हैं। क्या है ये? 4। मैं एक बार फिर से बता दूं, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रम की संख्या को NPR से निरूपित करते हैं, जहां NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये पहला सूत्र। दूसरा, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की छूट हो, तब ये होता है n घात r। n में से r लेना, n घात r। फिर तीसरा है, n विभिन्न वस्तुओं में p वस्तुएं अगर एक ही प्रकार की हो, तब इनसे बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p। और चौथी प्रमेय कहती है कि n वस्तुओं में P1 एक प्रकार की, P2 दूसरे प्रकार की, P2 तो Pk तीसरे अलग अन्य प्रकार की हो, तब इनसे बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल P1 गुणित फैक्टोरियल P2 गुणित फैक्टोरियल P3 गुणित डॉट डॉट गुणा करते जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास प्रमेय कहां तक हो गई? 4 तक। अब आप एग्जाम्पल नंबर 9 पर आ जाओ। उसी के आगे देखो एग्जाम्पल 9 लिखा है क्या? एग्जाम्पल कौन सा? 9। चलो इस पर बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है? इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बताइए। ठीक है ना। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो अपन क्या करेंगे, इसको देखें। इसको अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इलाहाबाद में कुल कितने अक्षर हैं। यहाँ लिखेंगे इलाहाबाद में कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या कितनी है बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू कितना आ गया? 9। क्लियर है। अब इसमें कौन कितने बार है? क्या लिखेंगे? इसमें
ए 2 बार, कितने बार आया? 3, 1 2 3 4, ए 4 बार, ठीक है। फिर एल 2 बार, फिर और तो नहीं है कोई, यहाँ लिखेंगे एल 4 ए 4 बार तथा एल 2 बार आया है, इसलिए अभीष्ट क्रमचयों की संख्या, अभीष्ट क्रमचयों की संख्या ये हो जाएगी हमारे पास, इसमें लगा दो प्रमेय नंबर 4। कौन सी प्रमेय लगेगी? तो प्रमेय 4 के हिसाब से ऊपर आएगा फैक्टोरियल 9, ऊपर क्या आएगा? और ए है 4 बार तो नीचे आएगा फैक्टोरियल 4 गुणित ए है 2 बार तो फैक्टोरियल 2। कौन सी प्रमेय लग गई है? अब इसको हल कर दो तो 9 को लिखेंगे 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुणित 2 गुणित, अब 4 से 4 क्या हो गया? ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास? ये तो 2 से और काट दो, ठीक है। 2 चौके 9 चौके 36 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5, तो 7 छंग 42 और 7 3 21 और 4 252 गुणित 6 गुणित 5 6 पंचे 30, करो कर लो गणा, 3 दूनी 6 5 3 15 3 दूनी 6 और 7, 7,560 कितने बनेंगे? इलाहाबाद के अक्षरों से सभी को एक साथ लेकर के बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या होगी 7,560। इतनी भाषा अपन को उसमें जरूर लिख देना है ना, सीधे आंसर को नहीं कर देना है। अब आते हैं आगे, इस तरफ क्या लिखा है? 0 से 9 तक है, 9 तक के अंकों से कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनेंगी? 4 अंकों वाली संख्या बनाना है, पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हम पढ़ चुके हैं प्रमेय नंबर 1, उसमें लिखा है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या होती है NPR। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया? 9, r का मान 4। यहाँ पर लिखेंगे 9 अंकों में से 4 को लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या ये हो जाएगी यहाँ पास 9p4। क्या हो जाएगी? 9p4। अब 9p4 को तो ये हो गई हमारे पास कितनी? 9p4। अब 9p4 जो हमारे पास नंबर आया है इसको हल करो। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, NPR का क्या होता है फॉर्मूला? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। तो यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 ऋण 4। नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब 9 को लिखेंगे 9 गुणित 8 गुणित, इतने कितने बचे हैं? 5 तक लिख दो। 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित फैक्टोरियल और नीचे फैक्टोरियल 5। तो इसको क्या कर दूं? अब इनका गुणा कर दूं। 9 8 72 गुणित 7 गुणित 6, 7 दूनी 14 7 7 49 और 1 50 गुणित 6 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 3024। कितने बनेंगे? 3024 बनेंगे। तो समझ में आ गई बात? तो n वस्तुओं में से r को लेकर बने क्रमचय की संख्या NPR का सूत्र ये होता है। तो NPR का सूत्र पर लगाना है। यही काम तो अभी कर रहे थे अपन, वही तो करते थे, है ना। तो ये था आपका कौन सा उदाहरण? 10वां। अब हम बढ़ते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12। ये एग्जाम्पल करने के बाद फिर आपसे प्रश्नावली प्राय पूरी
बन जाएगी। ठीक, तो सभी समझने को तैयार है? उसका देखो वैशाली नाम कौन नाम उसका मन नहीं लग रहा है। तो अब देखें इसमें सॉल्व कैसे होगा। 100 से 1000 के बीच, एक बात बताइए, 100 से 1000 के बीच की संख्याएं कितने अंकों वाली होंगी? 3 अंकों वाली होंगी। कितने अंकों वाली होंगी? माने वे संख्याएं 101 से प्रारंभ होंगी और 999 तक जाएंगी। यहाँ पर संख्याओं से मतलब जो बीच के लेने अंक दिए हैं, किन अंकों से बनाना है, तो पॉइंट वाली नहीं लेना है, न बटे वाली लेना है, सीधी प्राकृत संख्या वाली बात हो रही है। ठीक है, तो 3 अंकों की होंगी। अंक कितने हैं हमारे पास? तो 6 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी? 6p3 भाई। 6 अंकों से 3 अंकों को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे? 6p3। हर एक क्रमचय को एक संख्या बोलेंगे तो 6p3 बनेंगे। लेकिन क्या होगा बच्चों, कुछ संख्याएं जिनमें शून्य स्टार्टिंग में आ जाएगा वो दिखेंगी 3 अंकों की, मानी जाएंगी 2 अंकों की। जैसे मैंने एक संख्या बनाई 0 3 4, संख्या क्या बन जाएगी? देखो 0 3 4, तो ये 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी क्या? कितने अंकों की मानी जाएगी? मान जिन अंकों के स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा, ऐसी भी तो होंगी उसमें। मतलब 6p3 जब संख्या निकालोगे सब आ जाए 3 अंकों वाली, इनमें वे वाली भी आ जाएंगी जो शून्य से प्रारंभ होंगी, और जो संख्या शून्य से प्रारंभ होगी वो 2 अंकों की मानी जाएंगी। भले उन्होंने अंक 3 लिखे हो, और मानी कितने अंकों की जाएंगी? 2 अंकों की। तो हमें ऐसी संख्या छांटना पड़ेगी। ऐसी संख्या कितनी है? नहीं छांटना पड़ेगी, वो हमें उसमें से क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी, अलग करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, पहले 6 अंकों से 3 अंकों वाली कोई संख्या बना लो, बना के रख ली। अब आप एक काम करो, 0 को अलग कर दो। अब कितने अंक बने? अब 5 अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी वो देख लो, और वो 6p3 में से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हम जब 0 हटा देंगे तो बाकी सब संख्या जो 2 अंकों की बनेंगी वो इनमें से लेकर के वही तो होंगी 0 से स्टार्ट होने वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल अंकों की संख्या कितनी है? कुल अंकों की संख्या कितनी है हमारे पास? 6, या अंकों की कुल संख्या लिखना चाहिए। अंकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 6। अब 6 अंकों में से 3 को लेकर बनने वाले कुल क्रमचय कितने होंगे? कुल क्रमचय जो हो जाएंगे 6p3। कितने हो जाएंगे? क्लियर है ना? इतनी संख्या बनेगी। अब ध्यान रखना चाहिए सबरी संख्या है, तो यहाँ पर बनने वाले कुल क्रमचय अर्थात कुल संख्या है। कुल क्रमचय अर्थात क्या बोलेंगे? नहीं तो कुल संख्याएं, बनने वाली कुल संख्या है ना। 6 अंकों में से 3 अंकों को लेकर बनने वाले कुल क्रमचय अर्थात कुल संख्याएं कितनी बनेंगी हमारे पास? 6p3 होंगी ना। अब जिन संख्याओं के प्रारंभ में शून्य आएगा वो 2 अंकों की मानी जाएंगी। ये बात यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जो संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होंगी? शून्य से प्रारंभ होंगी। शून्य से प्रारंभ होंगी, वे कितने अंकों की होंगी? वे 2 अंकों की मानी जाएंगी। 2 अंकों की मानी जाएंगी। समझ आएगी ना बात? कितने अंकों की मानी जाएंगी? तो ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी होगी? क्या आप लिखेंगे? इन संख्याओं की संख्या, इन संख्याओं की संख्या, कौन सी संख्याओं की संख्या? जो 2 अंकों की होंगी। 5p2, 0 को हटा दो तो कितने अंक बचे? अब 5 से 2 अंकों वाली बना लो। समझ आएगी ना बात? तो कितनी होगी वो? 5p2। अब आप ई में से इसमें से हटा दो, नीचे लिखेंगे इस प्रकार
इस प्रकार दिए गए अंकों से बनने वाली 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6p3 माइनस 5p2। अब इसको घटा दो तो 6p3 का मान कितना होगा? तो 6p3 का 6p3 का 6 पंचे 3 चौके 120 कितनी होगी? 120 होगी। 6 5 4 और 5p2 का मान 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 3 कट जाएंगे, 10 आएगी। उत्तर आ गया 110। कितना आएगा आपके यहाँ पर? कितना आना? अरे 5 3 15, अच्छा 5 हो गए 20 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर कितनी बचेगी? 100। तो ये आएगी 100। इनकी कुल संख्या कितनी होगी? तो आपको समझ में आ गया ये कैसे निकला? मेरे पास 20 कैसे निकला? समझ में आया? देखो कैसे निकला। यहाँ पर निकाल दो, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 6 को लिखो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, 3 3 कट गया तो 6 पंचे 30 चौके 120। समझ आएगी ना बात? इसका मान निकाल लो। फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, 3 3 कट गया, 5 चौके 20। ठीक है ना? तो 120 में से 20 घटाओ, कितना आएगा? तो कितनी संख्या बनेगी? अब इनमें ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें आपको 0 दिया हो, अगर यहाँ 0 नहीं होता तो फिर आंसर हमारा यही हो जाता। ठीक है ना? अगर 0 नहीं होता तो यहाँ पर कितना आंसर आता हमारा? 120। तो यहाँ का आंसर कितना आएगा हमारा? तो हमारा आंसर 120 हो जाता अगर यहाँ पर शून्य की जगह पे 6 होता। 1 2 3 4 5 6, तो फिर सारी संख्या 3 अंकों की होती, 2 की बनती नहीं, क्योंकि शून्य ही नहीं है। अब उस तरफ आ जाओ तो इस टाइप की आपको भाषा थोड़ी उसमें लिखनी पड़ेगी, सवाल में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, लिखनी पड़ेगी। समझ आई बात सभी को? चलो अब आते हैं उस तरफ वाले सवाल पर, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सरल है। पहला वाला लिखा है NP5 अपॉन कितना लिखा है? इक्वल टू 42 इंटू NP3। चलो हल करो तो NP5 इक्वल टू 42 इंटू NP3। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। 42 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है? ठीक है। अब आप इसका पक्षांतर कर दो इस तरफ, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल n बटे n माइनस 5 का फैक्टोरियल गुणित n पाइस 3 ऊपर आएगा, नहीं आएगा, और नीचे आएगा इक्वल टू 42। हमने इसका पक्षांतर कर लिया इस तरफ, तो हर अंक में पहुंचेगा, अंश हर में पहुंचेगा। अब ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n, अब n माइनस 5 और n माइनस 3 में कौन है बड़ा? n माइनस 3 बड़ा है, n माइनस 3 बड़ा। तो n माइनस 3 के बाद कौन सा आएगा? n माइनस 3 माइनस 1 माने n माइनस 4 आएगा। n माइनस 4 के बाद कौन आएगा? n माइनस 4 माइनस 1 माने n माइनस 5। तो n माइनस 3 को हम ऐसा लिखेंगे, देखो n माइनस 3, इसके बाद आएगा n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 4, इसके बाद क्या आएगा? n माइनस 4 माइनस 1 माने n माइनस 5। इस पर फैक्टोरियल लगा दूं। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? माने n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। क्यों ऐसा क्यों लिख रहा है? देखो जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3। जो इसका मतलब होता है। क्यों?
क्योंकि 5 और 5 में से बन गया 4, 5 में से 2 गया 3 गया तो 2, अब बन गया नहीं बन गया। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक कम करके गुणा लगाते जाओ, यही होता है, उसी को तो बोलते हैं क्रम गुणित। तो जब हमें संख्या पता नहीं हो, जैसे हमें n-3 हमें थोड़ी पता है कितनी संख्या है, तो हम चलना चालू करेंगे तो n-3 के बाद कौन सा आएगा, n-4 आएगा, n-3 -1, तो उसके बाद ऐसे पे ऐसे नीचे वाले का लिख दो n-5 का। अब कौन सा कटेगा इसमें जल्दी बताओ, ये पूरा कट गया, इक्वल टू कितना लिखा है, अब आ गया हमारे पास n-3 इंटू n-4 बराबर 42 आएगा। अब इनका गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, n² - 7n + 12 इक्वल टू 42, इतना आएगा। n² - 7n n वर्ग और -3n और -4n तो कितना हो गया 7n। अब 42 को इस तरफ ले आओ तो n² - 7n + 12 - 42 इक्वल टू 0, तो कितना बनेगा n² - 7n -30 आएगा नहीं आएगा। अब इसको करेंगे हम 10वीं वाली गुणनखंड विधि से हल। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। लगाओ तो इसमें, अब लगाओ इसमें अब गुणनखंड विधि। तो 30 है, मध्य पद को तोड़ना है, तो 7 ऐसी दो संख्या बताओ जिनको घटाने से 7 आए, गुणा करने से 30 आए। 10 और 3, 10 और, तो इसको लिखेंगे n² - 10n - 3n - 30 बराबर 0। क्लियर, 10 में से 3 गया वही आ गए। अब माइनस का गुणा करो अंदर, तो n² - 10n माइनस का गुणा +3n - 30 इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा n, तो यहाँ पर n - 10 आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा +3, तो n - 3 ना 30, 10 आएगा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर n - 10 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा n + 3 इक्वल टू, अब यदि n - 3 n + 3 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी -3, तो यहाँ लिखेंगे अमान्य करने पर। क्यों कर रहे हैं अमान्य, जल्दी बताओ। अमान्य करने पर क्योंकि प्रश्न में देखो वो कह रहा है कि n का मान 4 से बड़ा है और यहाँ पर 3 आ गया, तो अमान्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना, n का मान -3 आ गया, 4 से कैसा है छोटा है -3, और जबकि शर्त क्या है, शर्त उसने दी है कि n का मान 4 से कैसा होना चाहिए, तो इसको अमान्य कर दो। अब इस पर आ जाओ, यदि n - 10 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आएगा 10, जो उत्तर सही है। तो यहाँ पे n का मान कितना है 10 है। -3 क्यों छोड़ दिया, और अगर +3 आता तो भी छोड़ देते, 4 आता तो भी छोड़ देते। 4 से बड़ा है, 4 भी नहीं है, 4 से भी कैसा है। आप ये नहीं सोचना अरे सर n का मान नेगेटिव आ गया तो छोड़ दिया, और ही करते अपन 10th क्लास में, माइनस में आ गया, अरे लंबाई माइनस में नहीं होगी, अरे उम्र माइनस में नहीं होगी, छोड़ देते थे। पर यहाँ पर वो कारण नहीं है, कारण ये है, ये इसलिए दिया था ऐसा नहीं कि 2 उत्तर आएंगे तो एक तुम्हें छोड़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो क्या सबको समझ आ गया ये, तो इस तरह कर देते हैं। अगला वाला है ना, ये मिटा दें। अब अपन करते हैं इसका दूसरे वाले सवाल में क्या लिखा है, मुझे पढ़ के बताओ। हाँ, उसमें लिखा है अब आपको NP4। अब इसका सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, सेकंड वाला। उसमें लिखा है NP4 अपॉन NP n - 1P4 इक्वल टू 5/3 n > 4। तो वो तो अपन को दिया है, तो वो तो लास्ट में अपन को यूज करना नहीं करना लास्ट में पता चलेगा। चलो इसको हल करो, तो इसका वैल्यू क्या होगी
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, यही होगी ना। फिर नीचे फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 4। क्यों लिख रहा है ऐसा भाई? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू है n माइनस 1 और r की वैल्यू क्या है, तो n माइनस r लिखा है। और यहाँ के सामने बराबर लिखेंगे 5/3। क्या समझ में आया? ध्यान रखना, ये है बटे की लाइन, ये वाली ही बटे की लाइन। अब इसका व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो? तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 गुणित इसका n माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, n माइनस 5 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू 5/3। इतना समझ आया? अब इनमें जो बड़ा हो उसको छोटा कर लो। देखो n बड़ा है कि n माइनस 1? n बड़ा है, n के बाद क्या आएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 पर फैक्टोरियल लगा देंगे। n माइनस 4 और n माइनस 5 में कौन बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n को लिखेंगे n गुणित n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? और नीचे n माइनस 4 को लिखेंगे n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? फैक्टोरियल गुणित n माइनस 5 का फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। अब क्या कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल खत्म, ये वाला फैक्टोरियल खत्म। अब क्या बचा है यहाँ पर बताओ? यह बचेगा n अपॉन n माइनस 4, उस तरह बचेगा 5/3। ठीक है, चलिए गुणा कर दो, तो आएगा 3n इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 4। ये 3n इक्वल टू 5n माइनस 20, n वाले इस तरफ ले आओ तो 3n माइनस 5n इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस 2n इक्वल टू माइनस 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 कैंसिल, n इक्वल टू 20/2। n का मान कितना आ गया, यहाँ भी n का मान 10 है, और ये तो वैसे ही ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ा तो वैसे ही है। तो क्या आप लोगों को समझ आया? तो ये हमारे पास थे, कौन कौन से सवाल हो गए हमारे? ठीक, अब अपन देखें आगे जो एग्जाम्पल लिखे हैं उन पर अपन ओरली बात कर लेते हैं। ठीक है।